जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इकोनॉमी की एक नई बेहतरीन क्लास में। साथियों, पैट 2023 की श्रृंखला में इस क्लास को अब लेकर आया हूं साथियों मैं एक बार फिर से, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इस क्लास में हम जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, उसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। और किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं। समय को न गवाते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं साथियों। कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है या मौद्रिक नीति होती है वह क्या है, ये एग्जाम में बहुत ही विद्यार्थियों का क्वेश्चन रहता है साथियों। ठीक है, तो जैसे रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे साथियों हम। जैसे कह सकते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती, मौद्रिक नीति समिति, इसका गठन कैसे किया गया था, कौन सदस्य होता है ना। और कह सकते हैं जैसे मात्रात्मक उपकरण, रेपो दर हुआ, रिवर्स रेपो दर हुआ, ये क्या होती है साथियों, है ना। रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, एसएलआर क्या है ना। इन सब के बारे में जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, नकद आरक्षित अनुपात है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में बताएंगे आपको। वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है, एमएसएफ, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है साथियों, तो किसी वनडे एग्जाम के लिए इस क्लास को आप ले सकते हैं। मौद्रिक नीति क्या है ना, या मॉनेटरी पॉलिसी। तो साथियों, मुद्रा के संबंध में बनाई गई वह नीति, किसके संबंध में, मुद्रा के संबंध में बनाई गई वह नीति जिसके माध्यम से या तो मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। ठीक है, एक लाइन में सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि जो मुद्रा है उसके संबंध में ऐसी नीति जो कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो क्या है, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी होती है। अब ये इसके उद्देश्य क्या क्या है, तो इसके उद्देश्य में अर्थव्यवस्था में कीमत जो स्थिरता बनाए रखना, क्या उद्देश्य, अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता बनाए रखना तथा मंदी और महंगाई को दूर करना। किसको, मंदी और महंगाई को दूर करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तथा ब्याज दर जो होती है उसको नियंत्रित करना मौद्रिक नीति का या कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। क्या उद्देश्य रहता है, ब्याज दरों को कम करना, मंदी महंगाई को दूर करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ये भी इसका काम है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक विकास करना। ठीक है, ये सब इसके कार्य हैं या उद्देश्य में है। मौद्रिक नीति क्या है, तो आरबीआई बनाती, कौन बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, आरबीआई बनाती है। तथा आरबीआई के जो अंतर्गत एमपीसी होता है, तो एमपीसी किसके अंतर्गत होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई के अंतर्गत होता है। अब नेक्स्ट की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, मौद्रिक नीति समिति है, इसके बारे में ये है कि केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई का जो अधिनियम था 1934 का, तो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 ZV के तहत इस समिति का गठन किया गया था, याद रखना है। तो आरबीआई का कौन सा अधिनियम था, 1934 का अधिनियम, जिसके धारा कौन सी है, 45 ZV, है ना, इसके तहत गठन किया गया। और यह समिति मौद्रिक नीति का निर्माण करती है तथा उसकी समीक्षा भी करती है, ये भी याद रखना। अब क्वेश्चन है, इसमें सदस्य जो है उनके बारे में चर्चा करें। एमपीसी में या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो आरबीआई के होते हैं तथा 3 भारत सरकार के सदस्य होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कितने सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, 6, जिनमें आरबीआई के कितने होते हैं, 3 होते हैं, है ना, और 3 भारत सरकार के। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई का गवर्नर होता है ना, वो कौन है वर्तमान में, शक्तिकांत दास है। आरबीआई के पहले गवर्नर पूछे जाएं तो सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, और जबकि ये पूछे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, है ना, या प्रथम भारतीय पूछ ले जाते हैं, सीडी देशमुख थे, याद रखना है। और क्वेश्चन है कि वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें नंबर के इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट इसका अब अगला पॉइंट ये है कि मौद्रिक नीति जो इसके उपकरण में क्या क्या है, जैसे मात्रात्मक उपकरण में इसमें आ जाता है कि रेपो दर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेपो रेट या आरआर, रेपो रेट क्या है, इसको इस प्रकार यहाँ से समझेंगे साथी। जैसे ये देखो दिया गया है ना, तो इसका मतलब है कि वह दर जिस पर जो आरबीआई है ना, ये आरबीआई अपने संबंधित जो बैंक हैं, आरबीआई इन बैंकों को क्या करता है, ये बैंक इनसे संबंधित होते हैं, को अल्पकाल के लिए राशि उधार देता है, उसे रेपो दर कहते हैं। फिर समझेंगे कि और बैंक से कस्टमर लेता है। तो साथियों, जो आरबीआई है जिस दर पर कम समय के लिए या कह सकते हैं अल्पकालीन समय के लिए बैंकों को
जो उधार देता है, जो राशि उधार देता है, उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ये याद रखना। देखो, वह दर जिस पर आरबीआई अपने संबंधित बैंकों को, तो आरबीआई अपने संबंधित बैंकों को जिस दर पर या रेट पर कह सकते हैं अधिकतम 14 दिन, है ना, या अल्पकाल के लिए राशि उधार देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। ऐसे समझ में आ गया होगा साथियों। अब नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? RRR क्या है? रिवर्स रेपो रेट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है आरबीआई, बैंक और कस्टमर, है ना, बैंक और कस्टमर। तो वह दर जिस पर जो बैंक होते हैं अपनी अतिरिक्त जमाओं को, जैसे बैंकों के पास रुपया हो गया ज़्यादा, तो बैंकें क्या करेंगी कि आरबीआई के पास जमा कर देती हैं। तो बैंकों ने क्या किया? बैंकों ने रुपया यहाँ पे जमा कर दिया। तो अब कह सकते आरबीआई तो ज़्यादा चार्ज देगा नहीं, ज़्यादा कह सकते हैं ब्याज देगा नहीं, है ना। तो देखिए क्या हुआ कि वह दर जिस पर बैंक अपनी अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास जमा करवाता है, तो क्या किया बैंक ने? यहाँ आरबीआई में जमा कर दिया तथा बदले में कुछ ब्याज वसूल करता है। तो कह सकते हैं कि आरबीआई जितने दर पर बैंकों को दे रहा था उससे कम दर पर ही इनको ब्याज देगा, क्योंकि बैंकों से ब्याज ज़्यादा लेना है इसको, है ना। तो तभी तो कहा जाता है कि रेपो रेट ज़्यादा कि रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा। तो रेपो रेट ज़्यादा होती है, क्योंकि रेपो रेट क्या होती है? जो बैंकें होती हैं आरबीआई से उधार लेती हैं, और रिवर्स रेपो रेट में जब बैंकों के पास रुपया ज़्यादा हो जाता है बैंकों के पास में, तो ये आरबीआई में जमा कर देती हैं। तो आरबीआई सीधा कहता है हमें तो ज़रूरत नहीं है, हम इतने रेट पे देंगे आपको, यदि देना है तो दे दिए। तो फिर ये लोग कुछ कम रेट पर इसको दे देते हैं आरबीआई में, तो बदले में कुछ ब्याज वसूल करता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। बैंक जिस दर पर आरबीआई में अपना पैसा जमा करती है वो क्या है? तो वो रिवर्स रेपो रेट। एक लाइन में सीधा समझ लो कि बैंक जो हैं जिस दर पर आरबीआई में अपना पैसा जमा करती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बैंक रेट में क्या है। तो बैंक रेट का मतलब है कि वह दर, ये देखो, है ना, वह दर जिस पर आरबीआई अपने संबंधित बैंकों को, आरबीआई जो है अपने संबंधित बैंकों को जिस रेट, है ना, दीर्घकाल के लिए राशि उधार देता उसे बैंक दर कहते हैं। तो रेपो रेट क्या था? रेपो रेट तो अल्पकालीन था, लेकिन ये क्या है? जो रेपो रेट था वो कह सकते हैं वो कैसा था? रेपो रेट तो अल्पकालीन था, जबकि बैंक दर क्या है? दीर्घकालीन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली जो ब्याज दर है ना, वो क्या है? जो भी बैंक हैं उससे क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर वो क्या कहलाएगी? वो बैंक दर कहलाएगी। ठीक है, ये पिछली बार ये पैट 2021 में आ भी चुका है। अब नेक्स्ट है CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? नगद आरक्षित अनुपात, इसकी फुल फॉर्म आती है CRR की, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। वह अनुपात जिसका कुछ भाग प्रत्येक बैंक अपनी शुद्ध जमा राशि का आरबीआई के पास नगद के रूप में जमा रखती है, ये नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। फिर समझेंगे कि वह अनुपात जिसका कोई या कुछ भाग, अब जो बैंकें होती हैं प्रत्येक बैंक अपनी शुद्ध जमा राशि का आरबीआई के पास नगद के रूप में जमा रखती हैं, उसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। रिजर्व बैंक इस अनुपात को इसलिए बनाए रखता है ताकि, क्यों बनाए रखता है? ताकि विपरीत परिस्थितियों में बैंकों को दिवालिया होने से बचाया जा सके, इसलिए इसको रिजर्व बैंक अपने पास रखती हैं। अब है SLR क्या है? तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात। इसका मतलब है कि जो व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा राशि का कुछ अनुपात, व्यापारिक जो बैंकें होती हैं उन्हें वो क्या करती हैं? अपने कुल जमा राशि का कुछ अनुपात स्वयं के पास नगद या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखती हैं, तो इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, या SLR कहा जाता है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। फिर समझ लें कि व्यापारिक बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कुछ अनुपात स्वयं के पास नगद या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखती हैं, उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अब है MSF का मतलब ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, इसे सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं। ये क्या है? तो एक ऐसी सुविधा जो किसी बैंक को आरबीआई से अति अल्पकाल के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करती है, मतलब ऐसे समझ सकते 24 घंटे के लिए, तो उसे सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं। ठीक है साथियों, तो जैसे हमने आपको बताया था रेपो रेट, तो जो रेपो रेट है साथियों, रेपो रेट ये अधिक होती है रिवर्स रेपो रेट से, क्योंकि हमने आपको बताया, और ये अल्पकालीन होती है, आरबीआई देता है बैंकों को। जो आरबीआई है
आरबीआई बैंकों को, ठीक है, जिस दर पर देगा अल्पकालीन, तो वो तो कहलाएगी रेपो रेट, और अधिक समय के लिए आरबीआई जिस दर पर देगा वो बैंक दर कहलाएगी। जबकि जो बैंकों के पास रुपया ज़्यादा हो जाता तो ये आरबीआई के पास जाती, तो आरबीआई उतना ब्याज नहीं देता है, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते। तो रिवर्स रेपो रेट कम होती है और रेपो रेट अधिक होती है, ये भी याद रखना, इस प्रकार का तीर बनेगा। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।